हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि हर एक चैप्टर से मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट यानी कि PYQ MCQ क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। ठीक है, यानी कि अब तक का जितना भी जैसे चैप्टर 1 है बालकृष्ण भट्ट यानी कि बातचीत पाठ जो है वो आपका, उस चैप्टर से जितना भी MCQ क्वेश्चन बनता है तो वो सारा MCQ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ। ठीक है, जैसे कि हर एक चैप्टर का मैं देती चलूँगी, यानी कि आज होगा चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक के जितने भी MCQ क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के, वो सारे ही MCQ क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को करवाऊँगी। ठीक है, तो वीडियो को 1 से लेके आप जितना क्वेश्चन तक है उन सभी क्वेश्चंस को देखिएगा, शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिविजन होने वाला है आप सभी का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर होने वाला है भारतेंदु युग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंध कारक के नाम बताया। बातचीत पाठ को किन्होंने लिखा है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखो ये सारा क्वेश्चन जो है वो PYQ क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दिख रहा है PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके का क्वेश्चन आपके बुक से परीक्षा में रहेगा। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है वो 23 जून 1844 को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, अगला है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? मतलब कि वो कहाँ रहते थे? तो वो यूपी में रहते थे, इलाहाबाद यूपी में। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने मोटा मोटी 1000 निबंध उन्होंने लिखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट जो है वो आधुनिक काल के रचनाकार है। रचनाकार जो है किस काल से पूछा जाता है हर बार। ठीक है, चाहे जो भी चैप्टर आपसे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत एक ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन सही है। ठीक है, आपको देखिए 2018 2021 और भी ये पूछे जाने वाले में से एक है प्रश्न। ठीक है, आपको यहाँ पर सारे ही ईयर का तो नाम नहीं लिखेगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जो जो क्वेश्चन है वो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, बालकृष्ण के प्रहसन का नाम के बताएं। प्रहसन का नाम इनको बताना है। तो ये तीनों जो है वो प्रहसन के नाम है। ठीक है, ये नाम ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ बी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला है बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम बेनी प्रसाद था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट का निबंध कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो उनका निधन जो है वो 20 जुलाई 1914 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निधन, चैप्टर के राइटर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कहाँ डेट ऑफ प्लेस है, ये सब कुछ याद होना चाहिए। 7 है बेन जॉन्स ने क्या कहा था? बेन जॉन्स ने ये कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। आज मैं अगर आपसे बोल रही हूँ, आपसे कुछ बोल रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आप मुझे परख रहे हो कि हाँ मैं कैसी हूँ बोलने में, या फिर अब मैं गुस्से में बोलती हूँ, किसी से भी आप बात करते हो तो बोलने से ही ना पता चलता है कि वो इंसान हंसमुख है या फिर गुस्से वाला है। तो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, उसके गुण दोष सब पता चलते हैं। ठीक है, एडिशन का मतलब क्या था? क्या है एडिशन? एडिशन का मतलब ये था कि असल बातचीत जो है वो सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है। सिर्फ दो व्यक्ति के बीच में। अगर कोई झगड़ा हो, मवेश हो, तो वो अगर दो व्यक्ति बीच में रहेंगे और आपस में बात करेंगे तो वो झगड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर कोई तीसरा व्यक्ति आएगा ना तो वो झगड़ा और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बोलने से ही मनुष्य के रूपों का साक्षात्कार होता है और असल बातचीत सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के बीच में ही होती है। ये क्वेश्चन जो है वो आपको लॉन्ग में भी पूछा, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, शक्ति शब्द कौन सा लिंग है? शक्ति शब्द स्त्रीलिंग है। शेक्सपियर शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? शेक्सपियर
ये जो है वो व्यक्तिवाचक है संज्ञा, क्योंकि ये किसी की नाम है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा है इनमें से? तो कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा नहीं लिखा गया? तो अजात शत्रु जो है वो इनके द्वारा नहीं लिखा गया, बाकी ये सारा जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, खाली जगह को भरना है। ठीक है, अनेक प्रकार की शक्तियाँ वो जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें डैश भी एक है। क्या एक है? तो एक बाघ की शक्ति भी बहुत ही अहम शक्ति जो कि भगवान ने वरदान के रूप में दी है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाघ की शक्ति के अनेक फायदे में कौन दो है? तो बाघ की शक्ति के अनेक फायदे में स्पीच, वक्तृत्व और बातचीत, ये जो है वो दो फायदे हैं। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये जो है वो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई थी? अध्ययन करने की लालसा माता पार्वती ने जगाई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? बालकृष्ण भट्ट एक महाकाव्यकार नहीं थे। ठीक है, महाकाव्यकार नहीं थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, किसने लिखा है गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है? किसने ये वाक्य जो है लिखा है? तो ये रघुवीर सहाय जी ने लिखा है। जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि किन्होंने लिखा। बालकृष्ण भट्ट के समय के कौन कौन साथी साहित्यकार थे? कौन कौन साथी उनके साहित्यकार थे? तो ये आप भारतेंदु राधाचरण, ये सब जो है वो उनके साथीकार थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किन अंग्रेजी साहित्यकार के लेखक से की थी? तो किनके साथ उन्होंने तुलना की थी? तो एडिशन और स्टील के साथ उन्होंने तुलना की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है कि एडिशन और स्टील बालकृष्ण भट्ट को किन्होंने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप यहाँ पे कहोगे। ठीक है, चंडू खाने शब्द का क्या अर्थ होता है? चंडू खाने शब्द का अर्थ होता है अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए सुरक्षित स्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो है चमनी स्थान शब्द का अर्थ होता है हरे भरे बागों का इलाका। ठीक है, हरा भरा इलाका यानी कि बाग बगीचे। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब आते हैं हम सेकंड चैप्टर जो कि है उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है। ठीक है, और ये पहले ही आपको बता देती हूँ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया ये चैप्टर है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो उसने कहा था कहानी मील का पत्थर साबित होता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तेरी कुड़माई हो गई कहानी कौन सी कहानी से संबंध रखता है? तो उसने कहा था कहानी में ये बात बोली गई है लहना सिंह के द्वारा। ठीक है, सूबेदारनी के लिए। ठीक है, तेरी कुड़माई हो गई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला है, उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम क्या है? अभी अभी बताएं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी उसने कहा था कहानी के राइटर हैं। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था कहानी जो है 1915 की रचना है। 1915 में ये लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। पहले ये एक रचना है। ठीक है, उसने कहा था कहानी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आप लोग एक पेज बनाइए, उस पेज पर आई होप कि आप लोगों ने लिख रखा होगा कि कैसे राइटर्स का नाम, एक जगह राइटर, चैप्टर के राइटर नेम, बर्थ प्लेस, ये सब कुछ जो है आप लोगों ने लिख रखा होगा और आई होप कि आप लोगों ने याद कर रखा होगा। अब समय कहाँ है? अब जो भी समय है उस समय को समेटिए। ठीक है, बर्बाद मत कीजिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन कब हुआ था? इनके निधन जो है 12 सितंबर 1922 को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो थे उनका मूल्य निवास स्थान पूछा गया है। मूल्य निवास स्थान उनका गुलेरी है ना, तो गुलेर आप लोग याद रखिएगा। गुलेर हिमाचल प्रदेश के मूल्य निवासी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
उसने कहा था कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती में कब प्रकाशित हुई थी। ये कब प्रकाशित हुई थी, तो 1915। अभी अभी जो पीछे क्वेश्चन बताई हो वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, गुलेरी जी की प्रमुख कहानियों का नाम बताइए। गुलेरी जी की प्रमुख कहानी का नाम क्या है। उपर्युक्त ये तीनों है, सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था, ये सारा ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, ठीक है। मतलब डी नहीं याद रखिएगा, ये सुखमय कहानी, बुद्ध का कांटा, ये सब, ठीक है। किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया है। किन विषय पर गुलेरी जी ने लेखन किया, तो इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये सारा ही उन पर उन्होंने लेखन किया। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। गुलेरी जी के प्रमुख निबंधों के नाम बताइए। उनके प्रमुख निबंध का नाम बताइए। तो ये सारा जो है वो उनका प्रमुख निबंध है, ये सब याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस पाठ में यह उक्ति आई है, मृत्यु के कुछ समय अब पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। ये जो बात है कौन से पाठ में बोली गई है, तो ये मतलब जैसे इंग्लिश में पता रहता है ना कि हाँ ये लाइन कौन से चैप्टर से लिया गया, वैसे ही, ठीक है। तो मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, ये बात जो है उसने कहा था, कहानी में बोली गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए करेक्ट होगा। ओके, उसने कहा था कहानी का क्या विशेषता है। उसने कहा था कहानी का विशेषता ये है कि दिव्य प्रेम कहानी है, ये युद्ध कहानी है, प्रेम पर बलिदान की कहानी है। अब ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस पे जो भी सटीक आंसर होगा वो आपको आंसर लगाना है, ठीक है। तो हम मेरे ख्याल से आप लोग इसका आंसर बेहतरीन दे सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ, बाकी मैं इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगी अच्छे ख्याल से, ठीक है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया है। गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया है। समालोचक, काशी नगरी, इनका प्रकाशन उन्होंने किया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है थर्ड चैप्टर, अब आता है थर्ड चैप्टर है जो कि संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया ये चैप्टर है। अब इससे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले सारे आपके पास यहीं पे है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला है जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम फुल रानी एवं हर्षुदयाल नाम था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। उनका जन्म जो है वो 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था। इनकी मृत्यु के बारे में पूछा गया कि कब हुआ था, तो 1979 को हुआ था, और वो भी 8 अक्टूबर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है, मतलब उनकी जो जन्म है वो कहाँ हुई थी। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म जो है वो सिताब दियारा में है। अब से सिताब दियारा भी बोला जा सकता है, उत्तर प्रदेश भी बोला जा सकता है, बलिया, उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला, ठीक है। सिताब दियारा है, ठीक है। सिताब दियारा कहाँ कहाँ के लोग हैं जो सिताब दियारा से बिलोंग करते हैं, वो नीचे कमेंट कीजिए तो जरा सा, कौन कौन सिताब दियारा से हैं। जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे। जयप्रकाश नारायण को लोग लोकनायक कहते हैं, ठीक है। इनको लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट नंबर क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था। संपूर्ण क्रांति का जो पाठ है इसको गांधी मैदान में दिया गया था, ये भाषण जो कि कब दिया गया था ये पूछा जा रहा है। तो इसका डेट जो है वो 5 जून 1974 को है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और ये इम्पॉर्टेंट नोट को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। किस पाठ में आया है अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं।
उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। ये लाइन जो है वो किस पार्ट से ली गई है? तो ये लाइन जो है वो संपूर्ण क्रांति से ली गई है। संपूर्ण क्रांति में आपसे बच्चों की शिक्षा, मतलब कि बच्चे जो है वो, स्टूडेंट्स जो है वो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं भाग लेते, इन सब चीज़ के बारे में अगर बात करी जाए, डेमोक्रेसी की बात करी जाए, तो आप समझ लीजिएगा कि वो लाइन जो है वो संपूर्ण क्रांति में ही ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? ये जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखी गई और उनकी ये फेमस बुक है। ठीक है, अगला है, संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण किसने दिया है? संपूर्ण क्रांति भाषण जो है वो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेस सम्मान किसे मिला था? मैग्सेस सम्मान कहें या फिर हम कहें भारत रत्न, किन्हें मिला था? तो ये जयप्रकाश नारायण जी को मिला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। किसने लिखा है? जयप्रकाश नारायण वह नाम जिसे इतिहास समादार देता है, बढ़कर जिसके पद चिन्हों को डर पर अंकित कर लेता है। तो ये जो लाइन है वो किनके द्वारा लिखा गया है, ये बोला गया। तो राष्ट्र कवि दिनकर जी के द्वारा ये लाइन लिखा गया है और ये इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, लाइन जो भी आपको मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उसको याद रखिएगा बस। अब हम पूरी किताब की तो लाइन नहीं याद कर सकते हैं बच्चे, इसीलिए जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दे रखा है उसको आप लोग जरूर एटलीस्ट याद रखिएगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग 4th चैप्टर, और आज के लिए ये लास्ट चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कल बात करेंगे। ठीक है, अर्धनारीश्वर चैप्टर है ये, और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही आपको सीख देने लायक वाला चैप्टर है हर एक स्टूडेंट्स के लिए। अर्धनारीश्वर चैप्टर रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, दिनकर किस युग के कवि है? सबसे पहला प्रश्न यही है। तो दिनकर जी छायावाद त्योतर युग के कवि है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बेगूसराय बिहार में हुआ था, सिमरिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बेगूसराय के कौन कौन है बताइएगा जरा, मैं तो पटना जिला की हूँ। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में 23 सितंबर को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? उनका निधन, ये सब मुंह पर याद होना चाहिए आपको, 1974 में हुआ था, 24 अप्रैल। ठीक है, किसने कहा है कि नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगे। ये लाइन जो है वो दिनकर जी के द्वारा बोली गई है। ठीक है, और ये अर्धनारीश्वर पाठ का लाइन है। ठीक है, और ये आपसे ऐसा लाइन है जो लाइन आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ठीक है, किस रचनाकार की पंक्ति है? नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। ये रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए कितना बार पूछा है। नर और नारी का काम क्या है? नर और नारी का काम क्या है? नर जो है वो कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान है ना, और नारी जो है वो घर का काम छोड़ना पछोड़ना, घर का झाड़ू पोछा बर्तन बासन जितना है, कपड़ा जो भी है, वो काम है नारी का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, जैसा असल जीवन में है वही तो किताबी जीवन में भी है। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन है, कामनी तो अपने साथ क्या लाती है? कामनी तो अपने साथ डैश की शांति लाती है। तो कामनी अपने साथ क्या लाती है? कामनी अपने साथ हमेशा यामिनी लाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिनकर को किस गद्य पुरस्कार पर साहित्य अकेदमी पुरस्कार मिला था? किस गद्य पुस्तक पर उनको साहित्य अकेदमी पुरस्कार मिला था? तो संस्कृत के 4 अध्याय पर उन्हें ये मिला था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दिनकर को किस काव्य पुरस्कार पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? किस काव्य पुरस्कार पर उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी के लिए मिला था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये दोनों क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। इसमें आपको यहाँ पर साहित्य अकेदमी पुरस्कार मिला था संस्कृत के 4 अध्याय के लिए। अभी कॉपी में निकालिए, कॉपी निकालिए, पेज निकालिए, उसको लिखिए। तो अभी साहित्य अकेदमी पुरस्कार दिनकर जी को संस्कृत के 4 अध्याय के लिए मिला था। ठीक है, और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो उर्वशी के लिए इनको मिला था।
ये दोनों क्वेश्चन जो है वो कंफ्यूजन है और आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए इसको याद कर लीजिए अभी के अभी। दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था? दिनकर की कविता का मसृणता गुण जो है वो नहीं था। ऑप्शन नंबर सी बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शिव और पार्वती का। शंकर जी और पार्वती का अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। आप लोग तो तस्वीर भी देखते होंगे, तो तस्वीर से भी आप यहाँ पे जवाब दे सकते हो। दिनकर जी के माता और पिता का नाम क्या था? तो उनके माता का नाम मनरूप देवी था और पिताजी का नाम रवि सिंह था। ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दिनकर जी की पत्नी का नाम क्या था? दिनकर जी की पत्नी का नाम था श्यामवती देवी। ठीक है, श्यामवती देवी ऑप्शन नंबर। आपको मैं बता दूं, हिंदी में आपसे राइटर के, लेखक के पत्नी का भी नाम पूछा जाता है, मम्मी का नाम, पापा का नाम, उनका जन्म स्थान, उनकी मृत्यु स्थान, उनका जन्म डेट। ठीक है। तो ये सब कुछ पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है। हिंदी में ऑब्जेक्टिव में भर भर का सवाल, कभी कभी पूरा वही सब से आ जाता है सवाल। ठीक है। ऑब्जेक्टिव में किस पाठ में कहा गया है प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है? ये बात जो है वो अर्धनारीश्वर में की गई है, जहाँ पे भी पत्नी, पति, नार, नारी, शंकर, पार्वती, इन सब चीज के बारे में बात करी जाए, अर्धनारीश्वर से ही वो लाइन ली गई है। ठीक है। किस पाठ में कहा गया है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वो अपूर्ण है? अर्धनारीश्वर में कहा गया है। अर्धनारीश्वर ही समझ लीजिए, अर्ध मतलब आधा अंग नारी की और आधा अंग जो है वो नर की। ठीक है, समझ गए। किस पाठ में ये पंक्ति आया है कि कामनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है? ये पाठ अर्धनारीश्वर, ये लाइन जो है वो अर्धनारीश्वर से लिया गया है। ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किसने कहा है पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण लेती है यानी कि सीख लेती है तब वो राक्षसी बन जाती है। और वही आज के डेट में हो रहा है कि नारी अगर पुरुष का गुण ले रही है तो वो कितना हंगामा करती है। आप देख सकते हो अपने आसपास के लोगों में, आसपास की चीज़ों में। लेकिन जो अगर सही है लड़की, तो वो अगर नर का भी गुण ले ले तो कोई दोष नहीं होता है। ठीक है। और अगर वो अहंकार दिखाने लग जाए, अपना हक जताने लग जाए, तो वो राक्षसी ही कहलाती है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दिनकर जी। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। अगला है संसार में आज पुरुष और स्त्री क्या है? संसार में आज पुरुष और स्त्री सर्वत्र पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके। अगला है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वो क्या होता है? जिस पुरुष के अंदर नारीत्व नहीं वो अपूर्ण होता है। ठीक है। तो जिस पुरुष के अंदर नारी की तरह गुण नहीं है, कोमलता नहीं है, तो वो पुरुष जो होता है वो बहुत बदमाश होता है। आप अपने गांव में भी देख सकते हो, आप अपने टोले पड़ोस में कहीं पे भी देख सकते हो। ठीक है। तो चैप्टर को अपने रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ोगे तो और भी ज़्यादा बेहतर समझोगे। ठीक है। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया है? इनमें से कौन सा पुरस्कार दिनकर जी को दिया गया? तो पद्म भूषण दिनकर जी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन नहीं है इनमें से? तो साकेत और यशोधरा जो है वो इनकी कृति नहीं है। ये यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये सारी जो कृति है ये उन्हीं की कृति है, याद रखिएगा। सबसे फेमस कृति कौन सी है? उनकी उर्वशी है, संस्कृत के 4 अध्याय, ये सब जो है वो उनका फेमस है। रश्मि रथी जो है वो फेमस है। ठीक है। अगला है 23rd नंबर एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृतियाँ कौन सी इनमें से नहीं है? तो आषाढ़ का एक दिन उनकी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आषाढ़ का एक दिन किनके द्वारा लिखा गया आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी ये सारा उनके ही गद्य कृति है। ठीक है। तो मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग 4 चैप्टर का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं, कंप्लीट रिविजन। ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टिल देन टाटा बाय।